हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज हम लोग प्रीलिम्स 2022 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब बताइए, ये नाम से आपको पता चल रहा होगा, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये डायरेक्टली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है। तो बी इज द आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात कर रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एप्रिसिएशन इन रूपी। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपको पता होगा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। इसका मतलब समझ लीजिए एक डॉलर है प्लस एक समझ लीजिए कुछ और करेंसी है, जैसे कि युआन मान लीजिए या येन मान लीजिए, कुछ भी ऐसा करेंसी का मिक्स है। इन सबका वेटेड एवरेज मिला के क्या होता है, एक बनता है नेशनल नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विथ रेस्पेक्ट टू रूपी। मतलब हमें कितना रुपी चाहिए होगा ये डॉलर, ये फॉरेन करेंसी का बास्केट को इक्वेट करने के लिए, दैट इज बेसिकली नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है। अब ये जो अगर समझ लीजिए ये नीर बढ़ गया, इसका मतलब क्या कि हमें ज्यादा रुपए, मोर रुपीज चाहिए, हमें इंडियन रुपीज हमें ज्यादा चाहिए फॉरेन करेंसी परचेस करने के लिए, फॉरेन करेंसी लेने के लिए। इसका मतलब क्या, इंडियन रुपीज जो है एक्चुअली डिप्रिशिएट कर रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा, एक्चुअली डिप्रिशिएट कर रहा है इन कंपेरिजन टू करेंसी। तो ये होना चाहिए गलत आइडियली, और किसी जगह इसको सही दिया गया है, मे बी बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन कि अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का इंटरप्रिटेशन क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं, उस हिसाब से वेरी कर सकता है। बट आइडियली इसका आंसर बी होना चाहिए, बिकॉज थर्ड इज राइट एनीवे और सेकंड इज ऑल्सो राइट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में बस खाली क्या होता है, जो डिफ्लेशन रेट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं अपने नीड को, तो वी गेट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी कि इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है वो नलीफाई कर देते हैं इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो उस हिसाब से ट्रेड कॉम्पिटिटिव बढ़ना चाहिए ऑब्वियसली। सेकंड इज राइट। I hope you understand. Third number question क्या है? With reference to Indian economy, consider the following statement. If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. देखिए समझिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आरबीआई जो है वो खरीदेगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई खरीदता है, तो आरबीआई इसके बदले क्या देगा? पैसा देगा। तो आरबीआई अगर पैसा रिलीज करेगा मार्केट में, तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा। तो ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन है और मार्केट में पैसा और बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा ना। तो ये बात गलत है। आरबीआई इनफैक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को फेल करेगा ताकि मार्केट से पैसा सक किया जाए। तो वन इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग, तो अगेन बी इज द आंसर, बाकी दिमाग लगाना ही नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। बिल्कुल सही बात है। देखिए पेरिस क्लब क्या होता है, कुछ 22 कंट्री का कोलैबोरेशन है, जो वर्ल्ड में जो पुअर कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हेल्प करने के लिए, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए पेरिस क्लब बना था। पुराना क्लब है, अभी तो इसका इतना रोल है भी नहीं, बट स्टिल पेरिस क्लब इज अ रेलेवेंट ग्रुप इन द फ्रॉम द प्रीवियस टाइम। ये तो राइट हो गया। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेप्ट। ये वाला बात भी सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इकोनॉमी का सवाल है, कुछ कुछ बातें फैक्ट होती है, कुछ कुछ लॉजिकल होती है, इस तरह सॉल्व हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड जो है, बॉन्ड का सारा प्रोसेस सेम है, बस वो इन्फ्लेशन इंडेक्स है। मैंने अगर जितना मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है वो वाला फैक्टर ऑलरेडी कंसिडर कर लिया गया है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में, उसके अलावा को बेनिफिट मिलेगा, इतना सा आइडिया है। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरिंग बाय द वे ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ये इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये मोर डिजायर्ड बॉन्ड होगा। लोग इस बॉन्ड को ज्यादा डिजायर करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन का ऐसा प्रभाव नहीं होने वाला है, इन्फ्लेशन का जो लॉस होगा वो इसको कवर कर लेगा ऑलरेडी। तो डिजायर्ड बॉन्ड है, डिजायर्ड बॉन्ड माने लोग खरीदना चाहेंगे इस बॉन्ड को। इसका मतलब गवर्नमेंट को लोगों तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, तो गवर्नमेंट चाहेगा उस चीज को लेस कॉस्ट पे देने के लिए। लेस कॉस्ट कैसे दे सकता है? उस पर कूपन रेट घटा करके। इसलिए वाला बात सही है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। बिल्कुल, तभी तो उसका नाम है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। थर्ड क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर नॉट टैक्सेबल। ये बात गलत है, उनको नॉर्मली टैक्स किया जाता है। तो थर्ड वन इज रॉन्ग, आंसर इज ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब कुछ फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन मान लीजिए, उनके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन द एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। नहीं, अगर आपका मॉडल मार्केट प्लेस वाला है तो उसमें खुद का गुड्स आप नहीं बेच सकते, तो वन इज रॉन्ग। द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, दैट इज करेक्ट। वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही बिग सेलर को एक तरह से आप बोल सकते हो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा मात्रा में नहीं कर सकते। इसमें क्या हुआ, कुछ दिन पहले घटना हुआ था,
इसमें ये हुआ था कि अमेजन ने कुछ कुछ पर्टिकुलर सेलर को प्रमोट किया था अपने प्लेटफॉर्म पे, ज्यादा उनके प्रोडक्ट को दिखाए थे और कहीं ना कहीं खुद का गुड्स भी होल्ड करके सेल कर रहा था। तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ, जानकारी निकला, तब ये करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया था कि मार्केट प्लेस मॉडल में क्या क्या रूल्स कंडीशंस होने चाहिए। उस विषय में करंट अफेयर्स का सवाल है, बेसिकली इकोनॉमी का ही पर करंट अफेयर्स का सवाल है, तो आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। तो 22 का सवाल है, अब शायद में इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा पर उस टाइम इतना बड़ा मुद्दा था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। रियल सेक्टर मतलब कि उसमें कुछ टेंजिबल गुड्स का एक्सचेंज हो, उसको रियल सेक्टर बोलते हैं बेसिकली। जैसे कि एग्रीकल्चर मान लीजिए, तो पहला क्या है, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, बिल्कुल सही, रियल सेक्टर है। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, ये भी कुछ टेंजिबल चीज हो रहा है। थर्ड क्या है, कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी, ये तो भाई हवा में हो रहा है ना, ऐसा लेन देन का हिसाब थोड़ी ना कोई टेंजिबल सामान है। अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, ये भी फाइनेंस का मुद्दा चल रहा है। ये सब रियल सेक्टर नहीं है इकोनॉमी में। तो थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है, 1 और 2 राइट है, ए इज द आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। देखिए, अब मीडिया में इनडायरेक्ट ट्रांसफर का बात चला। इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या है, ये समझने के लिए आपको समझना होगा, फॉरेन कंपनीज जो होती है वो अपना शेयर जो है ट्रांसफर कर देती है, उनका एसेट्स इंडिया में होता है। इस चीज को अपने बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अब ये जो स्टेटमेंट दिया होगा वो अपना आंसर सही है। तो फॉरेन कंपनी का बात करना तो ए और सी तो हटा ही दीजिए, बी और डी में आंसर होगा, सीधा सा बात है, क्योंकि ये दोनों खाली फॉरेन कंपनी का बात कर रहा है। अब देखते हैं दोनों का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑफ इट्स प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं बेस शिफ्टिंग। ये अपना इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, ये बेस शिफ्टिंग प्रॉफिट इरोजन वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो 2 इज रॉन्ग, डी इज द राइट आंसर। बिना पढ़े हमने बोल दिया क्योंकि बी तो रॉन्ग है ही। फिर भी पढ़ लेते हैं। अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर एंड सच शेयर डिराइव देयर सब्सटेंशियल एसेट वैल्यू फ्रॉम लोकेटेड इन इंडिया, बिल्कुल सही, यही है इनडायरेक्ट ट्रांसफर, डी इज द आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। पहला क्या है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी पैसा फंडिंग पब्लिक से लेते हो तो आप एसेट एक्वायर करने के लिए लेते हो, टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए लेते हो, ह्यूमन रिसोर्स एक्वायर करने के लिए लेते हो। वो जो एक्वायरिंग कॉस्ट है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, बिकॉज इट इज अ वन टाइम थिंग। तो 1 इज राइट। सेकंड क्या, डेब्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बात गलत है। एक्चुअल में उल्टा कर दिया है, डेब्ट फाइनेंसिंग जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इक्विटी फाइनेंस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इक्विटी फाइनेंसिंग में आप शेयर देते हो, इक्विटी फाइनेंसिंग में आप शेयर दे रहे हो, इसका मतलब पार्टनर बना रहे हो, उनसे कैपिटल ही ले रहे हो एक तरह से, तो वो आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और आपका डेब्ट फाइनेंसिंग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज डेब्ट आप किसी लोन ले रहे हो, उसको चुकाना पड़ेगा आपको अपने रेवेन्यू से। आई होप यू अंडरस्टैंड, तो इसका आंसर होगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरिंग, बिल्कुल सही। अब जो हाउस होल्ड सेविंग होता है उसमें गवर्नमेंट का स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ले लेता है, पोस्ट ऑफिस स्कीम के तहत ले लेता है, या फिर और स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हाउस होल्ड सेविंग तक कर ही लेता है, बोरो कर ही लेता है, ऑब्वियसली बाय गिविंग सम इंटरेस्ट रेट, बट इट इज एक्चुअली लाइक दैट ओनली। तो 1 इज राइट। सेकंड क्या है, डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रेटेड रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट, बिल्कुल सही बात है। इंटरनल डेट का मेजर कंपोनेंट डेटेड सिक्योरिटीज ही है, जो गवर्नमेंट मार्केट में डेटेड सिक्योरिटीज निकालता है उसी को मैक्सिमम लोग परचेस करते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट मैक्सिमम बोरो करता है इंटरनली। सेकंड इज ऑल्सो राइट, आंसर होगा सी। आई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमिटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वाज पास्ड, ये फैक्चुअल बात है, 1 इज राइट। सेकंड क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही उनको कंटेम्प्ट का पावर देता है, 2 इज ऑल्सो राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये बात गलत है। एक तो कंटेम्प्ट एक्ट होता है जो इसका एग्जैक्टली फुल, हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, राइट, दिस एक्ट जो है इसके तहत डिफाइंड है, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 3 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग, तो अपना सी और डी कट गया और 1 और 2 राइट है, इसका मतलब 4 चेक करना अपने को। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिल्कुल सही बात है, आंसर होगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स पेटेंट अटर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेगोशिएशन रिकॉग्निशन ऑफ एडवोकेट्स, ये बात बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, लीगल फर्म, ये सारे जो होते हैं एडवोकेट्स कंसीडर नहीं किए जा सकते। एडवोकेट्स बेसिकली वो पावर देता है कि किसी और को प्राइवेट इंटरेस्ट को आप रिप्रेजेंट कर सको, तो इन सबको पावर नहीं है, ये सब एडवोकेट्स के अंदर नहीं आते, तो 1 इज रॉन्ग। सेकंड क्या, बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात गलत है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, किसी भी हाउस में अमेंडमेंट के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, लोकसभा या राज्यसभा कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल is presented to the president,
इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और एसेंट। बिल्कुल सही बात है, उनको देना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे, क्योंकि अपने लोकसभा या फिर पार्लियामेंट के पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, प्रेसिडेंट को एक्शन देना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी। बिल्कुल सही बात, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अपने को, मोर देन 50% पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 2/3 ऑफ मेजोरिटी अपने को कम से कम चाहिए, और ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन उसके अंदर नहीं है। ये वाला बात भी सही है, थर्ड इज राइट, आंसर शुड बी बी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। कभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई नहीं करता, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन खाली अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बोलता है आर्टिकल 75 के अंदर, जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उनका रैंक ये सब हिसाब जो होता है ये अपने कंफर्ट के लिए बनाया गया है, आइडियली कोई डिफरेंस में कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, वन इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। बिल्कुल सही बात है, ये रूल है ऐसा, 15% ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना तो सभी को हम लोग मिनिस्टर बना देंगे, 543 हमारे पास मिनिस्टर हो जाएंगे, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना भाई। तो बी इज द आंसर, आई होप यू अंडरस्टैंड। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या है, टू राइटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। कोई भी हाउस, ऐसे देखिए जो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी है दोनों हाउस को इक्वली करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ, ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, वन इज रॉन्ग। वन इज रॉन्ग तो अपना ए और सी कर दिया, अब 2 और 3 में जो राइट है वो अपना आंसर है। पहले लास्ट वाला चेक करते हैं, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए इम्पीच ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी दोनों को इक्वल पावर चाहिए, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, दोनों को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा, तो अकेला लोकसभा नहीं कर सकता, थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर बी है, बिना पढ़े। बी वाला क्या चेक कर लेते हैं, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल, क्योंकि सेंसर कंपोनेंट होता है इसके अंदर, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर या फिर कट मोशन के अंदर, जो खाली लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। तो 2 इज राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझिए, आपने को पता है शेड्यूल 10 के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है, द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन अप एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड इन द हाउस। देखिए ये उल्टा लिखा है, उनको 6 महीने के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकती है, उसके बाद उनको एंटी डिफेक्शन लॉ की तरह बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो वन इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। बिल्कुल सही बात है, ये तो एक लूपहोल है एंटी डिफेक्शन लॉ का, तो बी इज द राइट आंसर, आई टू अंडरस्टैंड। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए मिनिस्टर्स और मेंबर्स तो अलाउड होते हैं, उसके अलावा खाली अटॉर्नी जनरल अलाउड होता है, सॉलिसिटर जनरल अलाउड नहीं होता, तो आंसर है ए, ये रॉन्ग है, सॉरी, वन इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। ये बात गलत है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल कन्वेंशनली ये काम करता है, जब उसका गवर्नमेंट का टर्म ओवर हो जाता है तो कन्वेंशनली वो अपने आप को रिजाइन कर देता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ये बात कहीं नहीं लिखा जैसा इस क्वेश्चन में पूछा है, टू इज ऑल्सो रॉन्ग, आंसर शुड बी डी, आई टू अंडरस्टैंड। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, with reference to writs issued by the court in India, consider the following statement. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with the public duty. बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, Mandamus will not lie against the company even though it may be government company. ये बात रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, any public minded person can be a petitioner to move court to obtain the writ of quo warranto. बिल्कुल सही बात है, आंसर होगा इसका 1 and 3 यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। देखिए वॉलंटरी वाला काम है, प्राइवेट क्योंकि उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा इसलिए वो लोग ज्वाइन करेंगे इस मिशन के अंदर, पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, तो वन इज रॉन्ग। सेकंड क्या है, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। देखिए ऐसा एम हो सकता है पर सबके लिए वॉलंटरी है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसको पार्टिसिपेट होना चाहिए, तो ऐसे ये रॉन्ग लग रहा है, बस वो डाउटफुल में रखते हैं। इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल सही बात, 3 इज राइट, आइडियली बी शुड बी द आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी फिक्स्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर में फिक्स। देखिए ये बात सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। ये बात गलत है, ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं दिया अपने अंदर, ये सब कन्वेंशनली फॉलो होता है, टू इज रॉन्ग। टू इज रॉन्ग तो पहले कटा दीजिए, बी और डी हटा देते हैं। अब इसका मतलब 3 तो डेफिनेटली राइट है, और आपने 1 चेक ही कर लिया तो ए शुड बी द आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए मीथेन यानी कि CH4, नाइट्रस ऑक्साइड माने, आप लोग सेफ्टी के लिए नॉक्स लिख लीजिए, कुछ गलती मेरा ना हो जाए।
तो ऑप्शन क्या है, कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट। देखिए राइस में मीथेन निकलता है, अपने सबको पता है। शुगर केन में चांसेस कम लग रहा है, व्हीट का पता नहीं। कॉटन हो सकता है बट आई डोंट नो, बट राइस का मुझे पता है मीथेन निकलता है। और नॉक्स तो पॉसिबल है बिल्कुल इसके अंदर, तो बी शुड, इट इज अ गेस फ्रॉम माई एंड, बट आई गो अहेड विद द गेस, इट शुड बी बी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन। अब देखिए हम लोग सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यूज करेंगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए यूज करेंगे। इसमें जो पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है उसको ऑप्शन के साथ मैच करके देख लेंगे, जो आप बैठेगा और राइट आंसर है। पहला क्या है, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही, ये होना चाहिए। रिड्यूस मेथेन प्रोडक्शन, हाँ राइस से देखिए मीथेन निकलता है, भी हम लोग ऊपर बात किया राइस से मीथेन निकलता है, तो उससे बेनिफिट होना चाहिए। थर्ड क्या, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, राइस में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पानी डालने में हो सकता है, तो उसके लिए अगर हम लोग वेटिंग ड्राइंग करेंगे तो मे बी इट इज पॉसिबल कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम लगे, क्योंकि वाटर लेवल हमें मेंटेन नहीं रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली चांसेस है डी शुड बी राइट आंसर, शुड बी डी मोस्ट प्रोबेबली, एंड आई गो विद दिस, लॉजिकली सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into desert? अब देखिए लेक विक्टोरिया अपना अमेरिका साइड हटा दीजिए इसको, वोल्टा भी जो है इधर नहीं पड़ता है, अपने पास फगुबिन और ओगुटा। आई विल गो विथ फगुबिन, बिकॉज नाम से थोड़ा सा सिमिलरिटी आ रहा है, कंप्लीट गेस है, कोई लॉजिक नहीं है। अगर फैक्चुअली आपको पता है तो आप टिक लगा सकते हो, मुझे फैक्चुअली नहीं पता तो मैं गेस ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये दो पता नहीं होगा। 50% रिस्क है, आई डिजर्व द रिस्क, तो आई एम टेकिंग द रिस्क, आंसर शुड बी बी। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गंडी कोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। देखिए कैनियन का बात कर रहा है, कैनियन जो कि होता है जनरली हिमालयन या माउंटेनस रिवर में बनने का ज्यादा चांस होता है। प्लेटू रीजन का जो रिवर होता है, जो कि आपका पेरिनियल रिवर नहीं होता, उनसे कैनियन बनने का चांसेस कम है। जो इरोजन कर सके, कौन सा रिवर इरोजन कर सकता है उसको समझते हो आपको आंसर करना है। ऑप्शन है कावेरी, कावेरी नहीं कर सकता, तुंगा भद्रा, पेन्नार और मंजीरा। इसका आंसर फैक्चुअल है, आंसर है सी पेन्नार। देखिए कावेरी नहीं, ये श्योर है, पर बाकी तीन में चूज करना, फैक्चुअल आंसर है बी, सी पेन्नार। हाउ टू अंडरस्टैंड। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस, कुछ पीक्स का नाम दिया और कुछ माउंटेन्स, ये पीक्स कौन से माउंटेन में लाई करते हैं, अपने को बताना करेक्टली मैच कौन सा है। नमचा बरवा देखिए यहाँ पे लाई नहीं करता, नमचा बरवा अपना लाई करता है जम्मू एंड कश्मीर, पीर पंजाब रेंज में। सेकंड नंदा देवी उत्तराखंड, कुमाऊं हिल्स, ये सही लग रहा है, कुमाऊं हिमालय। नौकरिक, नॉर्थ सिक्किम वाले में नहीं है, इट्स इन द थोड़ा सा नॉर्थ साइड पड़ता है, मेघालय के आसपास कहीं पड़ता है, तो मेघालय नागालैंड का बीच का आई थिंक। तो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, सेकंड इज राइट, बी शुड बी द आंसर। ऐसे अगर आपका सेकंड राइट आ ही गया तो आपको पता फर्स्ट रॉन्ग है, तो अपने पास बी ही आंसर राइट है, थर्ड नहीं भी पता तो ऑप्शन आपको हेल्प कर देगा। आई हैव टू अंडरस्टैंड। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, द टर्म लिवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कोरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखिए मेडिटेरियन रीजन जो होता है ना, यहाँ पे इजराइल, वेस्ट बैंक और कुछ लेबनान वाले कंट्रीज, तीन कंट्रीज होते हैं, इनको लेवेंट के नाम से जाना जाता है। तो उसी ईस्टर्न, ये मेडिटेरियन सी इसके ईस्टर्न साइड में ये कंट्रीज है, तो रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, ए शुड बी द राइट आंसर, सिंपल सी बात है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान अपना ये इंडिया है बर्फी शेप, ये पाकिस्तान है, इसके बगल में अफगानिस्तान है, यहाँ पे कहीं टर्की है और उसके सटा हुआ अजरबैजान अर्मेनिया है, तो ये तो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं कर सकता, तो वन हटा दीजिए। वन हटते अपने पास क्या आंसर आ गया, सीधा सीधा सी, बाकी चेक ही नहीं करना अपने को, सिंपल सा बात है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। बिल्कुल सही बात है, मोनोजाइट एक रेयर अर्थ मटेरियल है। मोनोजाइट कंटेन्स थोरियम, इसीलिए केरला कोस्ट में इंडिया के बहुत अच्छे से मिलता है। मोनोजाइट ऑकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्ट। देखिए गलत है, इंटायर नहीं मिलता, केरला के पास और कुछ कुछ और कोस्टल रीजन में मिलता है, तो थर्ड इज डेफिनेटली रॉन्ग, तो थर्ड इज रॉन्ग, तो अपना आ गया बी आंसर। ठीक है, 1 और 2 सही हम लोग चेक कर चुके ऑलरेडी, बाकी टेंशन लेना ही नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन। देखिए जब मार्च होता है ना, तो सन जो होता है अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन नॉर्थ की तरफ होना स्टार्ट होता है, और 3 महीने के अंदर जून के आसपास 21 जून को होता है समर सोल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब लॉन्गेस्ट डे होता है, तो कब होगा, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, बी शुड बी द आंसर। ज्योग्राफी का इजी सवाल था। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस, कुछ वेटलैंड्स बताया, उनका लोकेशन बताया, आपने को माइल तो कॉलम करना है कितने सही है। होकेरा वेटलैंड, देखिए पंजाब में तो नहीं है होकेरा वेटलैंड, आई थिंक समथिंग नॉर्थ बट नॉट इन पंजाब। रेणुका वेटलैंड हिमाचल में सही है, रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में सही है। 1 रॉन्ग 2 और 3 राइट है। अपने को पूछा है कितना पेयर राइट है, तो सस्ता कोटा भी जानना पड़ेगा अपने को। देखिए ये फैक्चुअली आपको समझना पड़ेगा, सस्ता कोंडा जो है ये केरला में लोकेटेड है, तो 4 इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ओनली 2 प्लस करेक्ट। देखिए डिफिकल्ट था इसलिए क्योंकि अपने पास ऐसे नंबरिंग नहीं दिए हुए थे, अपने को पूछा कितने सही कितने गलत है, तो एक्चुअल में इस टाइप में आप गेस भी ले सकते हो, बिकॉज अगर आप दो गलत कर दिए तो आपका बेनिफिट हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस पॉजिटिव होता है। बट देखिए ये फैक्चुअली करेक्ट है जो मैंने आपको बताया।
तो इसका आंसर होगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए पहला बात आपको कुछ भी नहीं पता तो लॉजिक लगाइए, गवर्नमेंट ओपन सोर्स पे काफी फोकस कर रहा है। एक गवर्नमेंट जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है उसको दूसरे एजेंसीज या ग्रुप यूज कर सके अपने बिजनेस के लिए और अपने बेनिफिट के लिए, ताकि पीपल इंटरेस्ट आगे बढ़े। तो गवर्नमेंट जनरली ओपन सोर्स ही यूज करता है अंटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा इशू हो। तो अपने को ये भी पता, फर्स्ट बात। सेकंड बात ये भी पता कि आरोग्य सेतु, कोविन और डिजी लॉकर ये तीनों तो ओपन सोर्स है ही। तो 1 2 3 अगर ओपन सोर्स है तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? डी। और वो ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, तो डी इज द आंसर। लॉजिकली देखिए आगे बढ़िए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल द डेटा। यस, यही वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट है, तो खुद से डेटा कंट्रोल कर पाएंगे। इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। बिल्कुल से देयर कैन भी बोला है, बिल्कुल पॉसिबल है। वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेशन। बिल्कुल से कलेक्टिवली लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, तीनों सही होना चाहिए, आंसर शुड बी डी। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज सर्विस सास, जो बहुत पॉपुलर हुआ था बीच में, अभी अभी भी चल रहा है क्योंकि ये चीज काफी लोग यूज कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सास बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज द डेटा फील्ड्स। बिल्कुल सही, तभी तो उनको यूजफुल होगा। आप जो सर्विस दे रहे हो, माने कस्टमाइज करने के लिए उनको ऑप्शन देना पड़ेगा आपको। सास यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस, तभी तो ईज ऑफ यूज होगा। वरना सॉफ्टवेयर का मतलब ही क्या है जब हमको बार बार कंप्यूटर के सामने बैठना पड़े। थर्ड क्या, आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म ऑफ सास। बिल्कुल सही बात है, तभी तो लोगों को कंपेटिबिलिटी दे रहा है, इसका यूज ही इतना ज्यादा है। 1 2 3 डी इज द आंसर। देखिए बस सोच के रीजनिंग करना अपने को। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। देखिए बीच में चाइना क्या हो गया था ना, पगला हो गया था, तो हमेशा रहता है। तो चाइना ने क्या किया, कुछ तूफानी करने के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल को विश्व में छोड़ दिया। बोला कि विश्व आप जाइए, पूरा अर्थ का चक्कर लगाइए, फिर टारगेटिंग करके वो जो है अपने हिसाब से टारगेटिंग करके उसको ऑब्जेक्ट को रिलीज किया था ऑर्बिट से। कुछ प्रोसेस हुआ था, इसको सीक्रेटली पता लगाया गया। तो क्वेश्चन क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रॉयड अप्रोचिंग। ये तो गलत है। फर्स्ट वाला पार्ट सही है पर सेकंड वाला पार्ट गलत है। थर्ड क्या है, स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन। ये भी तो गलत है। थर्ड क्या है, मिसाइल इज पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। बिल्कुल से टारगेट के पास जाने के लिए बात कर रहे थे ना हम लोग यहाँ पे। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन व्हिच टर्म क्यूबिट इज यूज्ड। क्यूबिट देखिए क्या होता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी होता है, उसके अंदर क्वांटम बिट्स को क्यूबिट्स बोलते हैं अपने, जो पैरेलली दो तीन स्टेट में रह सकता है सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल के कारण। तो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड वाला बात है, बी शुड बी द राइट आंसर, एक्चुअल है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है, अपने को बताना है इनमें से कौन सा शॉर्ट रेंज डिवाइसेस है, माने कि छोटे डिस्टेंस में काम करता है। ऐसा नहीं कि वाईफाई की तरह कि अब यहाँ चालू किया तो यहाँ भी यूज कर सकते हो, आप बगल बगल में रह के इनका यूज कर सकते हो। दैट इज बेसिकली शॉर्ट रेंज डिवाइस। तो इसमें पूछा है कौन कौन सा, देखिए क्लोज सर्किट टीवी लिखा है, इसका मतलब सीसीटीवी जो अपने बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्लोज सर्किट टीवी। तो आपको पता होगा सीसीटीवी अपने को अगर अच्छा कवरेज करना तो मल्टीपल जगह लगाना पड़ेगा, बिकॉज यार शॉर्ट रेंज डिवाइस। सीसीटीवी यहाँ लगाएंगे तो कोई पर्टिकुलर एरिया में ही ये इन्फ्लुएंस कर पाएगा, हर जगह नहीं कर पाएगा। तो ये राइट है। रेडियो रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी, आपको पता होगा आरएफआईडी जिसको बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी। बेसिकली ये भी क्लोज रेंज काम करता है। ये टेक्नोलॉजी हम लोग का फास्ट टैग में भी यूज हो रहा है, फास्ट टैग और लाइब्रेरी वगैरह में भी यूज होता है कि आपका बुक में टैगिंग कर दिया जाता है कि आप उस टैग को लेके कहीं मूव कर रहे हो तो दैट टैगर सेंसर इज देयर दैट कैन सेंस। आप सोचिए अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस काम करता तो आप घर पे रहते, आपका हाईवे पे ऑलरेडी टैग कंसीडर कर लेता, पर ये नहीं हो रहा ना क्योंकि शॉर्ट रेंज है। आप उसके नीचे या उसके आसपास गुजरोगे तभी वो टैग एक्टिवेट होता है। तो 2 इज राइट, ये भी शॉर्ट रेंज है। थर्ड क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऑब्वियसली अब लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, अब लैन तो ऑब्वियस शॉर्ट रेंज है, वरना मेरे घर का लैन तो पूरे एरिया में काम करना चाहिए, नहीं कर रहा है ना क्योंकि वो मेरे एरिया के लिमिटेड है, उसको शॉर्ट रेंज काम करता है वो। दैट इज द राइट आंसर, ए बी सी तीनों सही है, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड, थोड़ा समझाने का ट्राई किया मैं टेक्नोलॉजी को, आपको पता होगा, नहीं पता तो आप सीख जाओगे। आर यू अंडरस्टैंड। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू। बिल्कुल बन सकता है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस। बिल्कुल बन सकता है। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये भी कर सकता है। ठीक है, डी चार बायोफिल्म में चारों तीनों चीज कर सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। Probiotics are made of both bacteria and yeast. Can be, one is right. Organisms in probiotics are found in foods we ingest, but they do not naturally occur in gut. ये बात गलत है भाई, हम लोग के गट में भी ऑलरेडी कोई प्रोबायोटिक्स होता है, तभी तो हम लोग को डाइजेस्टिव इशू नहीं होता है। नेचुरली हमारा बॉडी डाइजेशन अच्छे से कर पाता है। तो 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, तो बी और डी हट गया। अब 1 तो डेफिनेटली राइट, मैंने अपना ये वाला सही है जो मैं सोचे थे। अब थर्ड चेक करना है। थर्ड क्या है, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स। बिल्कुल सही बात है, सी शुड बी द आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पेंडेमिक। अब वैक्सीन कुछ बनाए थे हम लोगों ने, कोविड-19 भगाना था भाई,
अब इसको लेकर बैठे थोड़ी ना रहते, तो वैक्सीन पे काम किया, उसके संदर्भ में कुछ जानकारी है, तो पढ़ते क्या क्या जानकारी है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम कोविशील्ड यूजिंग एमआरएनए प्लेटफॉर्म। देखिए ये बात गलत है, एमआरएनए का कौन सा था आपको पता होगा, पी फाइजर जो था वो एमआरएनए प्लेटफॉर्म लेके यूज किया था, जो कि सेरम का तो नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है, स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही बात है, वो वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज किया था। तो वन रॉन्ग है, तो पहले अपना हटाई दीजिए, तो अपना बी आंसर ऐसे ही आ गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म फ्लेयर रीचेस द अर्थ। अब सोलर स्टॉर्म क्या होता है, सोलर है उसका पूरा कोरोना है, यहाँ सरफेस है, उस पर क्या हो गया, एक होल हो गया, सनस्पॉट बन गया, और बहुत सारा सोलर मास निकला और अर्थ की तरफ आ गया, तो क्या होगा, क्या घटना होगी बताइए। तो पहला है जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, बिल्कुल फेल हो सकता है, क्योंकि ये लोग यूज करता है सैटेलाइट्स को, उनको फर्क पड़ेगा तो ये लोग फेल हो सकते हैं। सुनामी कुड ऑकर एट इक्वेटोरियल रीजन, ये बात बिल्कुल गलत है, सुनामी कैसे हो जाएगा भाई एटमोस्फेरिक फेनोमेनन, सुनामी तुरंत कैसे हो जाएगा। टू इज डेफिनेटली रॉन्ग, टू रॉन्ग है तो देखते क्या होता है, टू रॉन्ग है तो ये हट गया, ये हट गया, ये अल्ली आंसर आ गया। बाकी चेक ही नहीं करना, इतना सारा कहानी कथा लिखा, जरूरत ही नहीं था, टाइम वेस्टेज जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज देखिए क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कुछ ही मैटर है, ठीक है। अब वो क्या मॉनिटर करता है, एमिशन रिडक्शन प्लेजेस, जो कंट्री ने बोला कि हम एमिशन रिड्यूस करेंगे इतना इतना, तो आपको मॉनिटर करने के लिए कुछ सामान होना चाहिए, तो वही है ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। अब ये पूछा ये क्या है, इसके बारे में जानकारी दी है, 4 स्टेटमेंट दिया है। इट्स डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट सुटेबल लग रहा है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का विंग है, ये क्यों आईपीसीसी का विंग होगा भाई, आईपीसीसी रिपोर्ट करता है, पर रेगुलरली मॉनिटर करने के लिए आईपीसीसी इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वी शुड बी रॉन्ग। ठीक है, कमिटी अंडर यूएन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, कोई कमिटी ऐसा है नहीं भाई। ये देखो एक्शन ट्रैकर मॉनिटर करने के लिए इंसान थोड़ा ना मॉनिटर करेगा भाई, कोई डिवाइस मॉनिटर करेगा, ये शुड बी रॉन्ग। ठीक है, एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस्ड बाय यूनेप एंड वर्ल्ड बैंक। अब यूनेप वर्ल्ड बैंक एक ट्रैकर को क्यों एजेंसी क्यों बनाएगा भाई, ये इसके लिए सिंपल डिवाइस लगा देगा, कोई डेटाबेस बना देगा, तो ए मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, वही सही है। देखिए फिर भी आपको लगेगा कि आप कंफ्यूजन हो रहा है, बट आप लॉजिकली सोचेंगे ना ध्यान से, एक ट्रैकर है तो डेटाबेस मोर रिलेवेंट लग रहा है, और कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का काम ज्यादा लग रहा है, उस हिसाब से ए शुड बी मोस्ट सुटेबल आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क ऑफ एंड रन्स देम, सही लग रहा थोड़ा सा। सेकंड क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ग्लोबल इनिशिएटिव ईपी 100, ये भी सही लग रहा है। EP100 brings together leading companies committed to driving innovation, energy efficiency, and increasing competitiveness while delivering and on emission reduction goals, ये तो और सही लग रहा है। फोर्थ नंबर का सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100, के तो रॉन्ग लग रहा है, पर उसको होल्ड पे रखते हैं। तो फिफ्थ क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज सेक्रेटेरिएट टू अंडर टू कोलिशन, देखिए अंडर टू कोलिशन के अंदर आईए कोई काम नहीं है। आईए जो है भाई अपना अलग रिसर्च में लगा हुआ है एनर्जी के संबंध में, कि वर्ल्ड में सोलर एनर्जी क्या काम कर रहा है, वर्ल्ड में और एनर्जी का इनोवेशन क्या चल रहा है, उसको सब मतलब नहीं है पेरिस एग्रीमेंट में आप लोग क्या काम कर रहे हो। हाँ थोड़ा सा कन्वर्जेंस है, पर अंडर टू सेक्रेटेरिएट जो है पोल्यूशन जो है वो इन्फ्लुएंस में नहीं आता, तो 5 शॉर्ट्स मोर इम्प्रैक्टिकल, 5 को हटा देंगे। 5 हटते ही आप देखिए ढगाक से 134 आंसर आ गया, 134 आंसर आ गया, इसका मतलब देखिए हिसाब से मतलब 4 राइट है, जो हम लोग रॉन्ग सोचते रॉन्ग नहीं है, राइट होगा, ऑप्शनली वो करेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये तो हम लोग श्योर है ना फिफ्थ वाला, तो अपना आंसर होगा 134, 1 शुड बी करेक्ट, 3 शुड बी करेक्ट एंड 4, ये वाला बात गलत है। देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने भी जो इनिशियल सोचा वो गलत हो गया, तो ऑप्शन कई बार हेल्प करता है, जो ऑप्शन से आप ज्यादा श्योर हो उससे बाकी ऑप्शन को डिराइव कीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, अगर रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लंग है, क्यों क्यों लंग है, क्योंकि भाई वो फॉरेस्ट में इतना सारा ट्रीज है, वो ऑक्सीजन अपने को दे रहे हैं ना भाई, इसलिए लंग ऑफर तो हो गया। देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज अ किडनी, वेटलैंड क्यों फंक्शन एज अ किडनी करता है, बिकॉज वेटलैंड सारे जो इम्प्योरिटीज है, मेटल्स है, उसको तक कर लेता है, उसको फिल्टर कर देता है, और एक तरह का बफर भी प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट बोला है कि अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बात को। द वाटर साइकिल इन द वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल पर्कुलेशन एंड इवापोरेशन, ना इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एल्गे फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रूस्टेशियंस, मॉलस्क, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कोई कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन, थोड़ा सही लग रहा है, पर ये इतना एक्यूरेट बैठ नहीं रहा, बिकॉज सेडिमेंटेशन बैलेंस के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पे, वेटलैंड वेटलैंड में ऑलरेडी पानी फिल होता है, तो आप पानी में क्या सेडिमेंटेशन का वेट थोड़ा ना करोगे, ये इसका मेन काम नहीं है, क्योंकि किडनी का फंक्शन ये नहीं होता, इसमें पता है कौन सा इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली। फोर्थ क्या है, aquatic प्लांट्स एब्जॉर्ब हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, ये देखिए मोर लाइक किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन के मोस्ट नियरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यही है, तो डी शुड बी द आंसर। ठीक है, ऐसे लॉजिकली समझना पड़ेगा वरना क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है,
द कंटेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन किसी ने नहीं पढ़ा होगा, पर इतना सोचिए WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन किस टाइप का दिया होगा, आपके बेनिफिट के लिए दिया होगा। तो जितने पॉल्यूटेंट है उसको बचने के लिए जो उपाय दिया है वो लॉजिकली जब बैठ रहा है उससे मैच करके देखिए, आपका आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट क्या बोला, 24 आवर मीन ऑफ PM2.5 शुड बी 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एनुअल मीन शुड बी 5 माइक्रोग्राम। देखिए ये मुझे वैल्यू नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि हाँ एनुअल मीन जो होता है वो 24 आवर मीन से कम होना चाहिए, लॉजिकल जो बैठता है। तो वन राइट ज्यादा लग रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है, इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन ऑकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर, बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक तो। PM10 कैन पेनिट्रेट लंग बैरियर एंड एंटर ब्लड स्ट्रीम, बिल्कुल नहीं। देखिए 10 माइक्रोमीटर है ये, 10 माने 10 माइक्रोमीटर। अब अगर ये लंग बैरियर पार करेगा तो PM2.5 तो कहाँ पहुंच जाएगा भाई, PM2.5 ये काम कर सकता है, 10 नहीं कर सकता। 3 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग। तो ए और सी कट गया। ए और सी कटने के बाद अपने पास क्या ऑप्शन आ गया, अपने पास है 1 और 4 और 1 और 2। इसका मतलब 1 तो डेफिनेटली राइट है, माने दिस इज राइट जो हम लोग सोच रहे थे। अब 2 और 4 में चेक करना है। 2 हम लोग अभी तक राइट लग रहा है, 4 पढ़ लेते हैं। 4 क्या है, एक्सेसिव ओजोन इन एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, ये बात भी सही लग रहा है। तो 4 ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है इसके मुकाबले, क्योंकि इंक्रीमेंट वेदर से ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे हम लोग, तो 4 ज्यादा सही लग रहा है। तो विल गो अहेड विद बी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू गुची समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स का सवाल है। इट इज अ फंगस, हाँ बिल्कुल लग रहा है। इट ग्रोस इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, नहीं पता। इट इज कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब देखिए या तो 2 या 3 सही है, दोनों साथ में सही होने का चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि हिमालय में एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। तो 2 और 3 साथ में जहां हटा दीजिए तो डी हट गया। अब 2 और 3 में से एक तो सही होना चाहिए, तभी तो दोनों दिया है। तो 1 भी रॉन्ग लग रहा है। अब बचा बी और सी। अब इसमें अपने को गेस खेलना है, ठीक है। अब देखिए इतना श्योर है कि इन दोनों में से आंसर होगा, 50% रिस्क पे खेलना अपने को। तो कौन सा गेस लोगे, फंगस है अपने को पता राइट है, तो सी शुड बी द आंसर, बाकी चेक ही नहीं करना अपने को। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू पॉलीथिलीन टेरेट, पीईटी, इसको प्यार से बोलते हैं पीईटी, पेट बॉटल अपने जानते हैं वो पीईटी है। तो इसका यूज आप जानते हैं काफी वाइड स्प्रेड हो गया है, हर चीज में यूज होने लगा है। अब इसके कैसे इसका अपने डेली लाइफ में इन्फ्लुएंस है, तो अपने को पता साइंस एंड टेक का पार्ट है, तो अपने को स्ट्रिक्ट में कंसीडर करना है चारों में से कौन सा सही है। पहला क्या बोला, इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज, हो सकता है पर डाउटफुल है, चेक करते हैं। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, देखिए एनी वाला बात जो है ना, इसको रॉन्ग करने में हेल्प कर रहा है, 2 को रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, सी, तभी तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं वाइड स्प्रेड। 4 नंबर क्या है, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो संभव ही नहीं है, कोई चीज बिना ग्रीन हाउस गैस इमिट किए इतना तूफानी मचा दे इंसिनरेशन से, संभव नहीं है। 3 इज राइट, 2 और 4 रॉन्ग है। 2 और 4 रॉन्ग हटा देते हैं, 3 इज राइट, तो ए शुड बी द आंसर, खत्म कहानी। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, नॉट अ बर्ड, देखिए नॉट वाला बात गहरी है। नाइट जार आपको पता बर्ड का नाम लग रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। स्पून बिल भी बिल बर्ड का नाम लग रहा है। व्हाइट भी हमने को पता बर्ड होता है, तो ये भी नहीं। तो गोल्डन माशिर बचा, वही आंसर है। वैसे अगर आपको गोल्डन माशिर पता तो आपको पता होना चाहिए फिश है, तो अगर ये नहीं पता तो बाकी एलिमिनेट कर दीजिए, दोनों में से आपका आंसर एक ही आएगा, आंसर शुड बी ए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। अब कौन सा चीज नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना होता है एनवायरमेंट के लिए, अगर आपने पढ़ा है तो साइकिल पे एक ना क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स में आता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाओगे। कैसे, देखिए अपने सबको पता है चिकपी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में रोल प्ले करता है, 3 माने आंसर होना चाहिए। अब इसमें पूछा है कि करेक्ट आंसर क्या है, 3, 3 से अपना कौन सा बच रहा है, अपना ऐसे ही आ गया 3 से खाली ए और बी आंसर, बाकी दो में 3 है ही नहीं। चिकपी है ये श्योर है। अब अल्फाफा आपको पता होगा कई लोगों को कि अल्फाफा भी आंसर राइट है, तो 1 और 3 कहाँ पे है, इन दोनों जगह पे है। अपने को चेक करना है 4, 5, 6, 4, 5, 6 में अपने को पता करना है। अगर कोई भी एक अपने को पता है तो अपना आंसर आ जाएगा। अपने को पता है क्लोवर 4 इज देयर, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, तो ए इज द आंसर। देखिए कुछ फैक्चुअल कुछ लॉजिकल, दोनों का मिक्स से अपने इसको आंसर कर सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए बायोरॉक टेक्नोलॉजी अपने को पता है कोरल ब्लीचिंग काफी भारी रूप में हो रहा है, तो कोरल को रिस्टोर करने के लिए अपने को बायोरॉक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ता है। तो ये कहाँ यूज होना चाहिए, कोरल रीफ्स में, रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ, बिल्कुल सही, ए इज द आंसर, डायरेक्टली गिवन है, तो बाकी दिमाग ही नहीं लगाना। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर द। अब मियावाकी मेथड किस लिए यूज होता है, अपने को सिंपल सवाल पूछा है। देखिए पहले ऑप्शन पढ़ते क्या सही लग रहा है, प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन द एरिड सेमी एरिड रीजन, ना। डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा, ये भी नहीं लग रहा है। क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन द अर्बन एरिया, ज्यादा से लग रहा है अपने को, क्योंकि देखिए मियावाकी जापानी मेथड है, अब जापान में अर्बन एरिया ज्यादा पॉपुलर है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि सी आंसर होना चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिवाइडेड टू रिजर्व और ट्रांसफर्ड। अब देखिए रिजर्व और ट्रांसफर दो फंक्शन में बांट दिया गया था गवर्नमेंट फंक्शन को, ताकि इंडियन जो रूरल है उनको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए इन द टर्म ऑफ ट्रांसफर्ड पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा उनका, पर
फोर पावर जो है रिजर्व के अंदर एक्चुअली ब्रिटिश लोग एंजॉय करते थे। इसको एक तरह डायरकी बोला जाता था पास्ट में। डायरकी जो प्रिंसिपल था वेस्ट बंगाल में लागू हुआ था, उसी के आधार पर आप बोल सकते हो ये वाला सेकंड वाला प्रोविजन लाया गया था 1919 में। सिमिलर परेशानी लोगों को प्रेजेंट किया गया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट, आपने को बोला है इनमें से कौन सा सब्जेक्ट रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, रिजर्व था, बेसिकली होना चाहिए नहीं था। अपने सॉल्व करेंगे उसको होना था के कॉन्सेप्ट से, अगर नहीं पता तो कैसे। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, ये क्या लगा था, पावरफुल चीज लग रहा है, तो ये अंग्रेजी लोग खुद करेगा, तो ये रिजर्व में होना चाहिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिम्मेदारी वाला काम लग रहा है, तो ट्रांसफर कर देगा, जिम्मेदारी वाला आप लोग कीजिए, तो बोलेगा इंडियन लोग आप लोग करो, तो ये रिजर्व में नहीं होना चाहिए। लैंड रेवेन्यू, पैसा मिलेगा, मजा आएगा, तो अंग्रेजी लोग चाहेगा इनको मिले, तो ये भी रिजर्व में होना चाहिए। ठीक, पुलिस पुलिस चाहेगा भाई हमारे कंट्रोल में रहे, इंडियन लोग क्या कंट्रोल करे, हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग खुद रखेंगे इंग्लिश लोग अपने पास, तो ये भी रिजर्व में आना चाहिए। तो 1, 3, 4, तो सी शुड बी द आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन मिडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू। अब फनम देखिए, ये फैक्चुअल सवाल है, पहला बात बहुत कम लोगों से जानकारी था एक्चुअल एग्जाम के अंदर, पर अपने को फनम से थोड़ा सा भी गेस अगर कर पाए तो कॉइन्स को फनम बोलते हैं। ठीक है, बी इज आंसर। आपका कोई भी लॉजिक लगा सकते हो फील करने के लिए कि फनम का मतलब कॉइन होता है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया है। हु ऑफ द अबव वाज वेर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। अब गदर पार्टी आपको पता है राज बिहारी बोस मेन खिलाड़ी थे, तो उसका जापान भाग गए थे गदर पार्टी से। पहले गदर पार्टी मजा किया 1914 में, फिर जापान जाके उन्होंने 1920 में प्रिजनर ऑफ वार को लिया और मस्त सिंह आर्मी बना दिया, आर्मी को बना दिया, तैयार कर दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस आए 1940 ऐसे उनको सौंप दिया, बोला संभालिए, तो ये हुआ था। राजबिहारी बोस, थ्री द आंसर। और कोई बरिंद्र कुमार घोष तो नहीं, राइटर वाइटर इंसान थे। जोगेश चंद्र चटर्जी ये भी नहीं थे। थ्री द राइट आंसर, डी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब क्रिप्स मिशन क्या किया था आपको पता है, मजाक करके किया था। बोला कि भाई आपको डोमिनेंट स्टेटस वाला मजा देंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, इसके अंदर मेंबर को नॉमिनेट करेंगे बाय प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज प्रिंसली स्टेट। ना, ये गलत है। अपने क्या होता है, पार्शियल इलेक्टेड करेंगे हम लोग और पार्शियल नॉमिनेटेड करेंगे। पार्शियल इलेक्टेड पार्शियल नॉमिनेट वाला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था, तो वन इज रॉन्ग। सेकंड क्या है, एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव अ राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग द फ्यूचर स्टेटस। ये बात बिल्कुल सही है, 2 इज द राइट आंसर होगा बी। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। कुछ टेक्स्ट का नाम दिया आपने, होता है जैना टेक्स्ट कौन सा है। देखिए आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो आपको इतना दिमाग लगा के पता चल ही जाएगा कि परिशिष्ट परवा ये जो है, ये थोड़ा सा जैना टेक्स्ट टाइप का लग रहा है। नेटी परकना, परक पकड़ना, इसका पता नहीं, डाउटफुल है। फिर अवदस्तका, ये बुद्धिज्म टाइप का लग रहा है, तो ये रॉन्ग है पक्का। फिर त्रिषष्टि लक्षणा महापुराणा, ये भी तो जैना टाइप का फील दे रहा है। आइडियली अगर चूज करना हो तो 2 तो राइट है, 3 रॉन्ग है। अब 3 रॉन्ग है तो 3 रॉन्ग होती है तो बी आ गया अपना, लीजिए। तो देखिए कितना सिंपली एक जानकारी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ हिस्टोरिकल पर्सन के नाम बोल रहे हैं और उनको किस लिए जाना जाता है वो सवाल है, तो अपने को देखना है। पहला आर्यदेव, ये बुद्धिस्ट आदमी थे भाई, इनको हटाओ यहाँ से। दिगनागा, ये बुद्धिस्ट थे, सही है। नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर, सही है। 2 और 3, 2 पेयर आंसर है, सी इज द राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। नहीं भाई, इल्तुतमिश के टाइम हुआ था, चंगेज खान आए थे चिल मारने के लिए, तो ये घटना हुई थी इल्तुतमिश के टाइम पे। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च टू दिल्ली besieged द सिटी, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट टू ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। देखिए 1 गलत है, ये पक्का हो गया। 2 पता सही है, तो बी आंसर होगा, बाकी चेक ही नहीं करना अपने को। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वेर नोन एज कूल्हा दरान। साइज को बोला जाता था, फैक्चुअल सवाल है, देखिए ज्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप मारने का, फालतू स्ट्रेस नहीं लेने का। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डच established their factories warehouses on the east coast on the lands granted by to them by the गजपति रूलर्स। ये बार गलत है, गजपति नहीं थे वो, उन्होंने मसौलीपट्टनम में, मुसौलीपट्टनम जिसे मसौलीपट्टनम जो भी बोल लीजिए, आंध्र प्रदेश में, वहां उनका पहला था। ये गजपति रूलर उड़ीसा के थे, तो ये तो नहीं हो सकते, ठीक है ना, तो 1 इज रॉन्ग। सेकंड क्या, अल्फोंसो डे अरबकक कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान। करेक्ट बात है, ये फ्रेंच जो थे, फ्रेंच गवर्नर थे अल्फोंसो डे अल्बकर्क, उनके टाइम पे गोवा लिया गया था बीजापुर सुल्तानेट से, बिल्कुल सही जवाब है, 2 इज राइट। 1 इज रॉन्ग, तो ऐसे भी बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बी आंसर है, बाकी स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्यस अर्थशास्त्र क्या स्टेटमेंट सही है। देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र के टाइम पे 2-3 फैक्चुअल बेसलाइन फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। पहला की मोनार्की था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वो डूड आदमी थे कौटिल्य। सेकंड बात ये था कि वहां पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था,
और एक तरह का आपको लगेगा जो एक्सट्रीम आपको लग सकता है नॉर्मल चीजें वो वहां पे मेंटेन होती थी। एग्रीकल्चर था प्राइमरी उनका लाइक वो ऑक्यूपेशन, ये सब बेसिक बात सही है, पर ये दो बात इंपॉर्टेंट था। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। देखिए गुप्ता एम्पायर के टाइम पे क्या होता था ना, जुडिशियल पनिशमेंट नॉर्मल बात था, माने स्लेवरी जो था वो एक तरह का स्टेट को आप कर्ज दे रहे हो काम दे रहे हो वैसा डिपेंडेंट था। उसी तरह से अर्थशास्त्र के टाइम पे कौटिल्य के टाइम पे भी स्लेव जो था जुडिशियल पनिशमेंट में मिलता था, सजा मिलता लोगों को स्लेव का, ठीक है, तो ये बात सही है। इफ अ फीमेल स्लेव और हर मास्टर अ सन ही वाज लीगली फ्री, क्योंकि देखिए मैं बताया पुरुष प्रधान सोसाइटी था, पैट्रियार्की था वहां पे, तो उस टाइम किसी को मेल सन देना बड़ी बात थी, तो ये बात सही था उस टाइम, टू इज राइट। सेकंड क्या है, इफ अ सन बॉर्न टू फीमेल स्लेव वाज फादर्ड, माने अगर उसको अपना लेता है मास्टर उसका, तो सन वाज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। बिल्कुल सही बात, अगर अपना लिया तो उसका अपना बेटा हो गया, ये बात भी सही है, डी इज द राइट आंसर। आई हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए वैसे ये काफी डिफिकल्ट सवाल था हम लोग के दौरान, सिंस मेरा अर्थशास्त्र खुद से पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे कुछ जानकारी है इसके बारे में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सही किया था। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फाइट। बिल्कुल सही बात है, अगर यूएस फेडरल रिजर्व समझ लिया अपना पॉलिसी रेट टाइट कर दिया, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, सॉरी इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट जो है उसको फ्लक्चुएट किया, टाइट कर दिया, इसका मतलब क्या, मार्केट से पैसा सक करना चाह रहा है, मार्केट में पैसा कम देना चाह रहा है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं उसको। जैसे कि यूएस में जो इन्वेस्टमेंट है वो उड़ के बाहर देश में चल जाएगा, तो फ्लाइट कैपिटल फ्लाइट हो जाएगा, कैपिटल फ्लाई हो जाएगा यहाँ से। तो कैपिटल फ्लाइट से क्या होगा, इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। बिल्कुल सही बात है, ये बात फैक्चुअल है, अंडरस्टैंडिंग वाला बात है। कैपिटल फ्लाइट होगा तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा ना कंपनियों के लिए। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द ईसीबी। अगर डिवैल्यू होगा तो रिस्क कैसे कम हो जाएगा भाई, 3 गलत, ए इज द राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा और मेनी ऑफ द अबव जनरली नोन एज ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट। देखिए अपने को इतना पता होना चाहिए, सिंपल सी बात, आंध्र प्रदेश का नीश है, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा में चाय जम के उगता है, तो अपने को 3 तो सही है, सी इज द आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाई आरबीआई। पागल, सेबी करता है भाई सब काम, क्रेडिट रेटिंग वाला सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज मार्केट वाला। वन इज रॉन्ग। एंड क्या है, द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बिल्कुल सही बात है, वैसे वन अगर रॉन्ग हो गया तो अपने पास आंसर बी बच गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। गलत बात है, गवर्नर उसका चेयरमैन नहीं है भाई। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड्स फॉर सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। बिल्कुल यही तो काम है बैंक बोर्ड ब्यूरो का। वन इज रॉन्ग, अरे फिट लॉजिक हो गया, वन रॉन्ग है तो अपना आंसर बी आ गया। देखिए एक स्टेटमेंट से कितना बड़ा गेम हो रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्टिबल बॉन्ड मतलब क्या है, वो बॉन्ड से आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये ऑप्शन होता है, इसलिए थोड़ा डियरर होता है ये बॉन्ड्स, इजीली नहीं मिलता लोगों को। एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज बॉन्ड इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे लोअर इंटरेस्ट रेट। लॉजिकल बात है क्योंकि डियरर है ना, अगर कोई बॉन्ड को आप पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप कंपनी के पार्टनर समझिए, पहले आपको खाली यील्ड मिलता, आपको कंपनी का शेयर मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो ज्यादा बेनिफिट है। तो इसका इंटरेस्ट रेट इसका लोअर होता है क्योंकि लोग ज्यादा डिजायर करते हैं इसको, तो कंपनी को इसको लोगों के पास लेके नहीं आना पड़ता, लोग कंपनी के पास आते हैं, तो कंपनी डोमिनेटिंग पोजीशन में रहता है। सेकंड क्या है, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, सी इज द आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव। देखिए इसका तो है, शंघाई का भी है, मिसाइल का भी है, 2 और 3 है, तो सी और डी में से आंसर होना चाहिए। वैसे आपको पता होना चाहिए इंडिया AIIB का भी पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी पार्ट है, तो एक्चुअल में डी इज द आंसर, मोस्ट एक्यूरेट। अगर आपको नहीं पता तो आपको 2 भी पता है, क्योंकि एमटीसीआर आपको पता, तभी इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल का जो कैपेबिलिटी है वो इंडिया इंक्रीज कर पाया, बिकॉज एमटीसीआर का इंडिया को लाइसेंस मिल गया, एंट्री कर पाया इंडिया। एससीओ इंडिया 2017 में ज्वाइन किया था पाकिस्तान के साथ साथ, परमानेंट मेंबर बन गया था। तो 2 3 तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, तो तैयारी कर रहा है। 1 में कंफ्यूजन हो सकता है पर 1 भी सही है, तो डी इज द आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वियतनाम के बारे में बात कर रहा है, सारा स्टेटमेंट वियतनाम के बारे में, वियतनाम कैसे मचा रहा है दुनिया में, वियतनाम का इकोनॉमी इतना बूम कर रहा है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। ठीक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट तो बोल सकते हैं, तो रखते हैं इसको एक बार। वियतनाम इज लीडर मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, गलत है। वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट, ये बात सही लग रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट, स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चर, ये मेन रीजन है। देखिए ये वन ऑफ द मेन रीजन है, लो लेबर कॉस्ट और स्टेबल एक्सचेंज रेट के कारण वियतनाम में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग को पता है कि ये कॉस्ट हम लोग का स्टेबलाइज हो रहा है। तो 4 इज राइट और 2 इज रॉन्ग। 2 इज रॉन्ग को हम लोग हटा देते हैं, 4 इज राइट, तो 1 3 4 इज द राइट आंसर। बाकी स्टेट्स ले रहे कहा नहीं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन इंडिया
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। देखिए आपको पता होगा एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है जो आरबीआई लीड करती है, उसके चेयर आरबीआई के जो गवर्नर है उसके चेयरमैन भी होते हैं वो, प्लस टू एक्सटर्नल मेंबर भी होते हैं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आरबीआई का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू। तो कौन जिम्मेदार हुआ भाई? डी। बाकी स्टेप्स लेने का नहीं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन NFTs, consider the following statement. They enable digital representation of physical assets. ये तो पर्पस है। आप कोई भी अंडरलाइंग एसेट लीजिए, उसका डिजिटल टोकन बना दीजिए, वो NFT बन जाता है। फिर सेकंड क्या है? दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। सही बात है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। ये बात गलत है। आप NFT को NFT से ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे क्रिप्टो करेंसी होता है बिटकॉइन ना, वैसा NFT नहीं होता है। ये बात गलत है, तभी तो उसको नॉन फंजिबल बोलते हैं, क्योंकि वो इक्विवेलेंसी पे एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। दैट इज द की रीजन इट्स कॉल्ड नॉन फंजिबल। ये डेफिनेशन है इसका। 3 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग इज द आंसर। खत्म बात। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? कुछ पेयर्स दिया, रिजर्वर से स्टेट को मैच करना है, मैच द कॉलम है। तो लेट अस सी। घाटप्रभा नॉर्थ कर्नाटका, तेलंगाना तो नहीं है, 1 इज रॉन्ग। गांधी सागर मध्य प्रदेश सही है, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश सही है, माइथन छत्तीसगढ़ सही है। 3 पेयर राइट है, सी इज द आंसर। फैक्चुअल सवाल है, नहीं आता घबराइए मत, कर सकते हो तो करिए वरना स्किप कीजिए। स्ट्रेस नहीं, फैक्चुअल सवाल है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, closures, retrenchments and layoffs in employing workers, factories employing workers। देखिए ये कीवर्ड है। अब देखिए इसमें कौन सा वर्कर से ध्यान दे सकता है आपके हिसाब से? सीएसओ को टाइम ही नहीं है, वो ऑलरेडी सीपीआई डब्ल्यूपीआई निकालने में इतना बिजी है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड प्रमोट करने में बिजी है, ये क्या काम करेगा? लेबर ब्यूरो ही आइडियली लगता है जो वर्कर एम्प्लॉय करना सोचेगा। ही शुड बी द मोस्ट लॉजिकल आंसर, और वही सही आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोल कंट्रोल करता है कोई संस्था, उसको रेगुलेट करता है, बेसिकली उसको रेगुलेट कर क्या क्या पावर उसका हो सकता है। इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स, हाँ वो स्टैट्स दे सकता है, लग रहा है। मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स, हो सकता है। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ कोल बीरिंग एरियाज, ये ज्यादा सही लग रहा है, 3 मोर एक्यूरेट लग रहा है। इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर कोल टू एंड यूजर्स इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। देखिए ये इसका काम नहीं है भाई, ये कोल को रेगुलेट कर रहा है, ये अब कस्टमर तक टाइम पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा थोड़ा ध्यान रखेगा वो। 4 इज रॉन्ग, 4 इज रॉन्ग और 1 2 3 सही है। ए इज द आंसर, अपना बाकी स्ट्रेस लेने का नहीं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? If a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflects the consequence? देखिए 5th शेड्यूल का मतलब क्या है? 5th शेड्यूल में आ गए माने आप ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बना सकते हो। ये कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, बट एडवाइस कर सकता है गवर्नर को या मेंबर्स को कि आप ये वाला फंक्शन कीजिए, ये चीज हम लोग को इस तरह मॉडिफाई करके लागू करना चाहिए, पहला बात। और सेकंड बात ये वहां पे लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि ट्राइबल लैंड जो है ट्राइबल्स को ही जा सकता है। ये 2 कंडीशन मेन है। अब देखिए क्या बोला है? दे शुड प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, बिल्कुल सही बात है, इज राइट। एक ही ऑप्शन है तो ए सही हो गया, बाकी पढ़ लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। दे शुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। देखिए क्रिएट सेल्फ गवर्निंग बॉडी नहीं, एडवाइजरी बॉडी बोलता तो सही होता, सेल्फ गवर्निंग बॉडी नहीं बनेगा। ये कहां बनता है? 6 शेड्यूल में। सेल्फ गवर्निंग बॉडी ऑटोनोमस काउंसिल में आता है, वो 6 शेड्यूल के अंदर, वो ध्यान में रखने वाला बात है। 5th में ऐसा काम नहीं होता। दे शुड कन्वर्ट द एरिया इनटू यूनिट टेरिटरी, ये तो कतई नहीं हो सकता। द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये भी बात गलत है। तो अपने को समझ में आ गया, ए इज द राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया सैनिटेशन कोलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO। देखिए लॉजिकली गलत लग रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग तूफानी काम करें, कोई ना कोई एनजीओ काम लग रहा है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं लग रहा है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज द एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, बी इज द आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये कुछ होता नहीं है। ग्राउंड वाटर अथॉरिटी कुछ होता है, पहली बात। वाटर कमीशन जो है कमीशन है, वो एक्ट के अंदर नहीं बना, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो वैसे ही कट गया। वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ये हमें नहीं पता, और हमें पता है ग्राउंड वाटर अथॉरिटी होता है, तो हमें पता ही है, तो सी आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ कमिटी सेटअप बाय यूएनएससी, नहीं भाई यूएनजीए के अंदर काम करता है ये। यूएनएससी टाइम पास करने के लिए सब काम में इन्वॉल्व नहीं होगा। 1 इज रॉन्ग, 1 इज रॉन्ग, तो बी और डी कट गया। अपने को पता 3 डेफिनेटली राइट है, अपने को 2 चेक करना है बस। 2 क्या है? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून सितंबर एवरी ईयर, गलत बात है भाई, ये एनुअली मिला का होता है, बाई एनुअली 3 बार तो हमको पता नहीं, तो 2 इज रॉन्ग है, 2 इज रॉन्ग, तो ए इज द आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। पोलर कोड देख के लग रहा है कोई कोड होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल के लिए, कुछ इन लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे पोलर वाटर पे खेलने के लिए, वैसा लग रहा है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल कोड, अच्छा, ऑफ सेफ्टी
फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। थोड़ा सही लग रहा है, दो टर्म मैच कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी। तो वो लग ही नहीं रहा। टेरिटरी डिमार्केशन के हम लोग इतना बड़ा काम नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि पोलर रीजन पे सबका इक्वल हक है, ये हम लोग एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये काम तो नहीं हो सकता। सी क्या है? इज अ सेट नॉर्म्स ऑफ टू बी फॉलोड बाय कंट्रीज whose scientists undertake research study in North Pole and South Pole. Set of norms। देखिए थोड़ा टेम्पटिंग लग रहा है पर श्योर नहीं है, पर ये ज्यादा सही लग रहा है। अभी तक ट्रेड का बात ज्यादा सही लग रहा है। इट इज अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। देखिए सिर्फ आर्कटिक का बात नहीं कर रहा है, पोलर कोड है तो दोनों साइड में काम करना चाहिए। तो डी इज रॉन्ग। अगर आर्कटिक का बात कर रहे हैं तो ए मोस्ट सुटेबल आंसर है। ए शुड बी द आंसर। सी से आप टेम्प्ट हो सकते हो, पर ए और सी में भी आप चूज करते हो ना, तो आपका रिस्क 50% है। यू शुड गो अहेड विद द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन, पर आंसर ए है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? With reference to United Nations General Assembly, consider the following statement. UNGA can grant observer status to non-member states। बिल्कुल। देखिए UNGA कौन सा काम करेगा? UNGA सारा वो काम करेगा जिससे अपना ग्लोबल कम्युनिटी जो है और इंक्लूसिव बने। मोस्ट इंक्लूसिव बनाने का काम UNGA कर, बिकॉज इकलौता वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं और सारे कंट्रीज का इंटरेस्ट, ग्लोबल इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाता है। तो यूएन बेसिकली इंक्लूसिव बॉडी है, तो जितना काम इंक्लूसिव हो सकता है वो सब यूएन करेगा। ठीक है, यूएनजीए इसलिए नॉन मेंबर स्टेट को स्टेटस देगा ऑब्जर्वर। इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन हु कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएनजीए, बिल्कुल उनको भी बोलेगा आप भी आइए हमारे साथ, आप भी बातचीत कीजिए। परमानेंट ऑब्जर्वर जो बन जाते हैं यूएन के, वो अपना मिशन मेंटेन कर सकेंगे यूएन हेडक्वार्टर में। बिल्कुल, ये तीनों इंक्लूसिव मेजर है। देखिए तो तीनों सही होने चाहिए। आंसर शुड बी डी। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू टी बोर्ड ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टी बोर्ड इज स्टैट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल सही बात है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इज द रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कोई चांस ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को संबंध ही नहीं इसका। टू इज रॉन्ग। टू इज रॉन्ग तो अपना डी कट गया। अब वन इज राइट। वन इज राइट तो अपना आंसर डी या ए में से एक होगा। आप चेक करते हैं, अपने को चेक करना है 3 या 4 में कौन सा सही है। टी बोर्ड हेड ऑफिस सिचुएटेड इन बैंगलोर, गलत है भाई, ये कोलकाता में हेड ऑफिस लोकेटेड है। 3 इज रॉन्ग। 3 इज रॉन्ग तो अपना आंसर डी है। द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस इन दुबई एंड मॉस्को। बिल्कुल सही बात है ये। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? Which one of the following best describes the term green washing? ग्रीन वॉशिंग का मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हो उसमें बोल दिया भाई एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बस ग्रीन वॉशिंग हो गया, तुरंत सफाई हो गया। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट द कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। बिल्कुल यही तो बोल रहा है, ग्रीन वॉशिंग का मतलब यही है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाई क्लाउड्स प्राइमरी रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। गलत बात है, ये उल्टा बता रहा है यहाँ पे। लो क्लाउड हैव हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमेंटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस दस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। गलत बात है, देखिए उल्टा लिख दिया है। आंसर होगा डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिडी बिडी इज अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। देखिए आंसर गलत है फैक्चुअली, बट इट्स नॉट ए इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्किप के लाइक है। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वार लिव इन बिडी बिडी, लग रहा है। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वार इन सोमालिया इन द ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इज इन केनिया। देखिए 1 रॉन्ग है 2 राइट है। 1 रॉन्ग है 2 राइट है, ये वाला बात सही है। आंसर होगा सी। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। Which of the above are members of Organization of Turkic States? देखिए टर्किक स्टेट माने आर्मेनिया अजरबैजान में एक होना चाहिए, क्योंकि टर्की अभी जब संधि कराया था, आर्मेनिया अजरबैजान का प्रॉब्लम हुआ था, टर्की एक संधि कराया था, तो दोनों उसके साथ नहीं थे, एक उसके साथ था जिसको टर्की सपोर्ट कर रहा था। आपको गेस करना कौन सा, मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, लॉजिक से। अब देखिए इसका मतलब 1 और 2 में से एक होना चाहिए, दोनों साथ में नहीं होगा। इसका मतलब ए आंसर कट गया, ए हो ही नहीं सकता। अब 1 2 में से एक होगा, अब डी में दोनों ही नहीं है, इसका मतलब डी भी रॉन्ग हो गया। अपने पास क्या ऑप्शन बचा? अपने ऑप्शन बचा 1 और 2 में से एक होना ही चाहिए, तो बी और सी में से आंसर होना चाहिए। अब 3 और 5 चेक करेंगे, जो सही है वो आंसर है। और अगर तुर्की स्टेट से सबसे ज्यादा नियरेस्ट आपको कौन सा लग रहा है 3 और 5 में से? क्रोएशिया उज्बेकिस्तान में कौन सा सही लग रहा है? मेरे को सही लग रहा है उज्बेकिस्तान, तो मेरा आंसर होगा सी। तो आप समझ गए होंगे टर्की का साथी कौन है, अजरबैजान है। इम्प्लिसिटली आप समझ गए होंगे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? गुजरात हैज लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द इंडिया। नहीं भाई, गुजरात में नहीं है ये बात गुजरात में राजस्थान में लोकेटेड है लार्जेस्ट सोलर पार्क। Kerala has fully solar powered international airport. I'm not sure. Goa is the highest floating solar photovoltaic project. ये बात गलत है, आंध्र प्रदेश के अंदर ये फोटोवोल्टाइक फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है। 3 is wrong, 1 is wrong. 3 is wrong, 1 is wrong. Answer is B, माने ये सही है। एलिमिनेशन से हो गया सवाल। 85 नंबर क्वेश्चन पे आता है, विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी यूएन क्लॉज जिसको प्यार से लोग बोलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कोस्टल स्टेट हैज राइट टू स्टैब्लिश ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अप टू लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स। बिल्कुल सही बात है ये वाला। मेजर्ड फ्रॉम बेसलाइन डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। बिल्कुल सही बात है, ए इज राइट। शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स विद कोस्टल और लैंडलॉक एंजॉय राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनोसेंट पैसेज थ्रू टेरिटोरियल सी। बिल्कुल, अब चुपचाप हमें परमिशन लेके जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे वाटर को यूज कर सकते हो, टेरिटोरियल वाटर को। थर्ड क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured। बिल्कुल सही बात है,
देखिए क्या होता है, ये अपना समझ लीजिए कॉन्टिनेंट का, अपने कंट्री का कोस्टल एंड है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट हो जाता है, उसमें से 200 नॉटिकल माइल तक जो है हम लोग इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है इस रीजन में, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्स है उस पर हम लोग का प्राइमरी राइट होगा एक्सप्लॉइट करने का। दिस इज द आइडिया। तो आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ये यूएन क्लॉज के अंदर गिवन है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, कूद के सब कोई, डी इज द आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू विद द सेनकाकू आइलैंड। देखिए सेनकाकू आइलैंड क्या है, जापान है, चाइना है, इसके ईस्ट ईस्ट सी बोलते हैं इसको, ईस्ट चाइना सी बोल लीजिए, जो चाइना के ईस्ट में है। तो यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड ऊपर पड़ता है। तो अब जापान भी क्लेम करता है, चाइना भी क्लेम करता है, काफी सारा डिस्प्यूट हो चुका है, इसलिए पॉपुलर है ये। अब स्टेटमेंट पढ़ते क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। इट इज जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड्स मेड बाय अ कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में सी नहीं है, साउथ चाइना सी तो नीचे पड़ता है, तो ये बात गलत है, ए इज रॉन्ग। चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दिस आइलैंड्स इन द ईस्ट चाइना सी। देखिए मोस्ट एक्यूरेट आंसर है, यही हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो 20 करेक्ट। 87 नंबर क्वेश्चन क्या, कंट्रीज दिया हुआ है, ये न्यूज में किस वजह से थे उसलिए सवाल है, तो अपने मैच द कॉलम करेंगे, अपने बताना कितना स्टेटमेंट सही है। कैट जो है सेटिंग अ परमानेंट मिलिट्री बेस ऑफ चाइना, नहीं भाई, इक्वेटोरियल गिनिया में काम हुआ था, वन इज रॉन्ग। गिनिया फिर दिया है सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट मिलिट्री, ये बात सही है, 2 नंबर। लेबनान में सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये भी बात सही है, ये हुआ था। ट्यूनिशिया सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट, ये भी हुआ था, तो 3 सही है, सी इज द आंसर। खाली फर्स्ट वाला रॉन्ग है। एक्चुअल सवाल है, नहीं आता तो कोई टेंशन का बात नहीं, करंट अफेयर्स में आता है सब चीज, तो घबराने का नहीं, ऐसा क्वेश्चन स्किप करने में कोई दिक्कत नहीं है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, रीजन ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। कुछ रीजन को न्यूज में मेंशन किया गया और कंट्रीज किस कंट्री से संबंधित है वो अपने को बताना है। ये ऑप्शन ऐसा दिया है कि आपको ऑप्शन पता नहीं चलेगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अंटोलिया वाला सही है, टर्की से मैच्ड है। अम्हारा इथियोपिया से मैच्ड है। काबो डेलगाडो यहाँ से नहीं है, कैटालोनिया स्पेन से है। तो ये 2 रॉन्ग हो गया, 2 राइट हो गया, आंसर शुड बी बी। बट ये फैक्चुअल सवाल है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में 2-3 क्वेश्चन काफी हार्ड बने थे मैपिंग से रिलेटेड, जो आपको फैक्चुअली पता है तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। करंट अफेयर सीधा उठा के दे दिया था, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। तो बहुत लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो घबराने का बात नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाइल्ड लाइफ आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, सही बात है। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found protected area outside। बिल्कुल सही बात है, अगर प्रोटेक्टेड कंसीडर कर लिया गया उसको, तो वो वाइल्ड वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर है या बाहर है, उसको प्रोटेक्शन इक्वली मिलना चाहिए। हम लोग उसको प्रोटेक्शन दे पाए नहीं दे पाए, पर वो इंटाइटल्ड है इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर इंटाइटल्ड वर्ड दिया है, समझिए गौर से। थर्ड क्या, एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर एंड किलिंग। ये बात गलत है, ये गलत है, ए आंसर है। ये पावर जो होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास ये पावर होता है स्टेट का, उसको क्लियर करने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्टेन स्पीशीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन फॉर कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी। देखिए फंगी अपने घर में सब जन के लग चुका होगा, आपको पता होगा, उसके लिए एंड मेनली जिम्मेदार है। कई लोग उस पैटर्न भी लग रहा होगा, एंड बड़ा रोल प्ले करता है, ए शुड बी द आंसर है, क्योंकि एंड फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है और उसको हेल्प करता है। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ अशोका का मेजर रॉक एडिक्ट साइट बताया, आपको बताना कौन सा स्टेट में लोकेटेड है वो। धौली उड़ीसा में, बिल्कुल सही बात है। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, तलसी उत्तराखंड में लोकेटेड है, कर्नाटका रॉन्ग हो गया, तो 4 इज रॉन्ग, धौली इज राइट। जवाड़ा इज ऑल्सो इन उड़ीसा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। 3 और 4 रॉन्ग है, 1 राइट है। तो अपना इतना पक्का है कि 2 पे रॉन्ग है, तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, और आई विल गो विद द बी। एक गेस लेना बनता है, तो आंध्र प्रदेश सही लग रहा है, नाम से एड़ागुड़ी और सही बैठ रहा है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, किंग का नाम दिया, किस डायनेस्टी से संबंधित है वो अपने को बताना है। बोझा जो है वो प्रतिहार से लोकेटेड है, तो राष्ट्रकूट से तो नहीं है, 4 इज रॉन्ग डेफिनेटली। नागाबट्टा सही है, प्रतिहार से लोकेटेड है। नानुका चंडाला सही लग रहा है, तो बी इज द आंसर। देखिए फैक्चुअल सवाल है, हार्ड क्वेश्चन, आइडियली इसको पता है तो पता स्किप करने का सवाल है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। संगम लिटरेचर को पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा भक्ति में यकीन करता था, वहां पे सुपर नेचुरल चीज तो नहीं, पर एक कैरेक्टर था, कन्नगी शायद ऐसा नाम था, उनकी बेटी के मली मेकलाई किताब भी लिखा था, उनकी बेटी के स्टोरी के ऊपर था, तो वो कन्नागी शायद नाम था। तो शी वॉज अ वेरी डिवोटेड वाइफ, ठीक है ना। तो उनके स्टोरी के रिगार्डिंग एक बुक लिखा गया था, एपिक लिखा गया था, उसके संदर्भ में काफी वहां के सोसाइटी के बारे में जानकारी दिया गया। उससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे हीरोइक कल्चर भी था। संगम पोएम्स आर डिवोइड ऑफ रेफरेंस मटेरियल, नहीं मटेरियल कल्चर के काफी रेफरेंस दिया गया है। साउथ एशिया से उनका ट्रेड भी बताया गया है, काफी मटेरियल्स का ट्रेड होता है, तो मटेरियल कल्चर वहां पे रिलेवेंट था, तो ये बात गलत है। सेकंड क्या है, सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन, यस बिल्कुल छुआछूत प्रॉब्लम था। वहां पे जो मली मेकलाई है, उनके फादर को एक डांसर से प्यार हो जाता है, उससे उनकी बेटी रहती है मली मेकलाई, तो वो दिखाया कि उनमें सोसाइटल डिफरेंस रहता है, अपर कास्ट लोअर कास्ट कुछ तो कॉन्सेप्ट रहता है, सोशल क्लासिफिकेशन रहता है वर्ना का वहां पे, तो बी
इज एग्जिस्टिंग देयर, तो ये आवाज सही है, सोशल क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। संगम पोएम्स आर नो रेफरेंस टू वर्ल्ड एथिक, बिल्कुल गलत बात है, वहां पे हीरोइज्म, हीरोइक कल्चर को दिखाया गया वहां पे। कर्नागी को एक तरह की एक तरह की नायिका ही दिखाया गया है कि हाउ शी इज अ ग्रेट वुमन इन द एपिक, तो हीरोइक कल्चर वहां पे एग्जिस्ट करता है। डी संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस इरेशनल, नहीं, वहां पे उसको रैशनल बताया गया है। वहां पे देखा गया कि दुनिया में इंसाफ होता है जादुई ताकत से, कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस है, तो डी इज डेफिनेटली गलत, तो बी इज द आंसर। लॉजिकली देखिए 3 एलिमिनेट हो गया अपना। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, योग वशिष्ठ was translated in Persian by निजामुद्दीन पानीपत ड्यूरिंग द रेन ऑफ, देखिए इतना ध्यान रखिए, अकबर और औरंगजेब ये दोनों के टाइम पे मैक्सिमम ट्रांसलेशन हुआ था। अब निजामुद्दीन पानीपति का आपको अगर रिस्क लेना है तो अकबर से जाइएगा और वही आंसर सही है, वरना 50 आप कोई भी इन दोनों में से गेस करोगे तो आपका आंसर राइट होने का चांस 50% है, तो ये गेस लेना बनता है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एट हैदराबाद रिसेंटली, which one of the following is the statement correctly represent the teaching of Ramanuja? रामानुजा का टीचिंग में क्या रिप्रेजेंटेटिव है गिवन स्टेटमेंट में से? The best means of salvation is the devotion, देखिए यही तो पहला बात हो गया, devotion is the main thing that propagated by Ramanuja is right answer। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड सर्किट हाउस एंड नियर द सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, तो वेरावल में लोकेटेड है। फॉलोइंग टेम्पल रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल के संबंध में क्या जानकारी आपको पता है वो बताइए, क्या सही है? सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, बिल्कुल सही बात है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल्बिरूनी, ये भी सही बात है, अल्बिरूनी दिए थे अपने डॉक्यूमेंट में। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन, नहीं, राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। 3 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग, तो अपना आ गया ए इज द आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, which one of the following statement best describes the role of B cell and T cell? भाई अपने को बचाता है बॉडी को, इम्यूनिटी देता है। They protect the body from environmental allergens, नहीं। They elevate the body pain from inflammation, तो जरूरत ही नहीं है, तो गलत है। They act as immunosuppressant, भाई इम्यून को बढ़ाता है, ये सप्रेसेंट का काम नहीं करता है। C is wrong. They protect the body from diseases caused by pathogens. Most accurate answer D is the right answer। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, other than those made by humans nanoparticle do not exist, भाई एग्जिस्ट करता है, कार्बन नैनोट्यूब प्लस उसके अलावा और 75 चीजें जो ह्यूमन नहीं बनाए, ऑटोमेटिक नेचर में एग्जिस्ट करता था, ठीक है, तो 1 इज रॉन्ग। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक, बिल्कुल सही बात है, कॉस्मेटिक में कुछ नैनो पार्टिकल यूज होता है। नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स व्हिच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन, डेफिनेटली कुछ तो अनसेफ भी है भाई, अभी तो मेकअप प्रोडक्ट एक्सटर्नल यूज के लिए, इंटरनल यूज के लिए कहीं यूज नहीं किया जाता, आप लोग खा भी नहीं सकते उसको, कई मटेरियल को, तो 2 3 राइट है, डी इज द आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, डीएनए बारकोडिंग कैन बी अ टूल ऑफ, डीएनए बारकोडिंग माने कि आप जेनेटिक मटेरियल पे कुछ टैग लगा दीजिए उसके रेफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए लेटर स्टेज में, किस तरह यूज हो सकता है? एसेस द एज ऑफ प्लांट एनिमल, डाउटफुल है पर लग रहा हो सकता है। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, ये तो डेफिनेटली इसका यूज है, हम लोग डीएनए बारकोडिंग से बता सकते हैं ये स्पीसीज अलग है, पर देखने में अलग है तो क्या हुआ, पर डीएनए प्रॉपर्टी इनका अलग है, जेनेटिक प्रॉपर्टी अलग है, उसमें डेफिनेटली यूज हो सकता है। 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड, ये तो और अच्छा यूज है, अगर कोई प्रोसेस्ड फूड में हमारा अनडिजायरेबल प्लांट एनिमल निकल रहा है उसको आइडेंटिफाई करके डीएनए बारकोडिंग कर सकते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। 2 और 3 राइट, डी इज द आंसर, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, माने 1 रॉन्ग है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव कैन कॉज एसिड रेन, एसिड रेन माने अपने को बनाना है H2SO4 बनाना है या अपने को HNO3 बनाना है, ये दोनों बन गया तो एसिड है दोनों, तो एसिड ये किससे बन सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड से बन सकता है, ये किससे बन सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से बन सकता है। 2 और 4 इज द आंसर, बी। बाकी स्ट्रेस नहीं लेने का, खत्म। और वीडियो सॉल्यूशन जिस वीडियो में आप देख रहे हो ये यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल पे अवेलेबल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हो आप, तो आप लोग को रेफरेंस के लिए जब भी चाहिए वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो, इससे आप लोग का फ्यूचर में भी यूज आएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, यू कैन इजीली वॉच दिस वीडियो, और टाइम स्टैम्प का यूज करके आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पे भी जा सकते हो, ऐसा टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगा। आई यू अंडरस्टैंड, आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इसको ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट विद आंसर की का एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।